हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 30 की। यानी कि हमने एक महीना है जो कि कंप्लीट अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अंतिम समय में आप लोग रिवीजन करते रहा करें। रिवीजन इतना ज़्यादा करें कि आप लोग कुछ भी ना भूलें। जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है हर एक चीज़ को रिवीजन करें बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इतिहास को थोड़ा सा कम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता चल जाता है कि आप लोग कौन सी वीडियो है उसमें ज़्यादा लोग देखते हैं या फिर कम देखते हैं। तो इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ पर से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इतिहास से का सिलेबस है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है हर एक चीज़। और इतिहास को तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही आप लोगों को करा रहा हूँ और हर एक टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता एक ऑनलाइन क्लास में, फ्री क्लास में। इस चीज़ के लिए बहुत से बच्चे कोचिंग लगाते हैं और कोचिंग में वहाँ पर बड़ी बड़ी फीस देते हैं, तब जाके उन लोगों को इस तरह का कंटेंट वहाँ पर मिलता है। तो अगर मैं आप लोगों को फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, बढ़िया तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को देखें और अपना सिलेक्शन लें। ठीक है दोस्तों, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखें यार कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए बेसिक तो मजबूत करना ही पड़ेगा, अपनी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी और उसी को मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं अभी तक जो भी हमने इतिहास के चैप्टर पढ़े हैं उनको हमने डिटेल में ही देखा है फिलहाल, और इस तरीके से देखा है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप लोग उनको कर ले जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोग उत्तराखंड के पर्यटन भी देख सकते हैं, कंप्यूटर की क्लास भी देख सकते हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व का इतिहास भी देख सकते हैं, पटवारी लेखपाल वाले, और उत्तराखंड का भूगोल आप लोग देखें। रीजनिंग की क्लास आप लोगों के लिए कराई जा रही है। एक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग आपको कराई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर पेपर हल भी है जो कि मैं करा रहा हूँ, पेपर हल भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर कहूँगा हिंदी की क्लास आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों को बढ़िया तरीके से हिंदी है जो कि यहाँ पर कराई जा रही है। इसके अलावा विंसर ईयर बुक सीरीज़ भी मैं करा रहा हूँ, आप लोग इसको भी देखें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ है जो कि आप लोगों ने देखनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मौर्योत्तर काल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो हमने कल वीडियो देखी थी, कल की वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में देखा था। मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश का जब साम्राज्य का पतन हो जाता है तो मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने देखा कि कल विदेशी आक्रमणों में हिंदी यवन सबसे पहले आते हैं, फिर शक, पार्थियन, फिर कुषाण। इस तरीके से हमने देखे। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। हमने देखा था मौर्य वंश में अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त की हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। आप लोगों से शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश से पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही दिया है। बाकी के जो वंश हैं वहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा भी तो, लेकिन सिलेबस में तो है नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यूकेपीएससी जो है वो सिलेबस के बाहर नहीं पूछता है। तो हमने कल इस प्रकार से देखा था, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मगध है, इस मगध में शुंग और कर्ण वंश है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि शक यहाँ पर आगे हैं, जो कि उज्जैन और नासिक वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर वो लोग आक्रमण करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शुंग, कर्ण और सातवाहन की। तो सातवाहन की भी आप लोग यहाँ पर भौगोलिक विस्तार देख सकते हैं, किस प्रकार से इनका भौगोलिक विस्तार दक्षिण में है। और इनकी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान होती है सातवाहन वंश की, ये भी आप लोग ध्यान में रखो इसको। अब हम एक एक करके देखते हैं। आप लोगों ने भौगोलिक क्षेत्र है जो कि इसका देख लिया है। तो ब्राह्मण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला वंश आता है शुंग वंश। शुंग वंश, इसकी जो कालक्रम है
185 BC से 73 BC है, शुंग वंश का काल माना जाता है। और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं जो कि ब्राह्मण जाति के हैं और इसीलिए इनको ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। अब देखो, इस काल में जो वैदिक धर्म है उसको पुनर्जागरण का काल माना जाता है। वैदिक धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब वैदिक काल चल रहा था तो वहाँ पर वैदिक धर्म था, उत्तर वैदिक काल में भी वैदिक धर्म चल रहा था और धीरे धीरे करके इसका पतन तो नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि हम इसका थोड़ा सा अवसान होने लगा था। और इसी समय में द्वितीय नगरी क्रांति में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा प्रभावी होते हैं तो वैदिक धर्म है जो कि थोड़ा सा अपना प्रभाव कम छोड़ता है वहाँ पर, जिस कारण यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव इस भारत में ज़्यादा होता है और उनको प्रचार प्रसार ज़्यादा मिलता है। मौर्य वंश भी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसारित करते हैं। अशोक आप लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करते हैं। श्रीलंका में भी वो प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ शासक आए जिन्होंने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, जिनमें पुष्यमित्र शुंग है और ब्राह्मण साम्राज्य के शुंग वंश है, कर्ण वंश है, ये लोग हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि वैदिक धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा उत्थान होना, जो चीज़ पहले से स्थापित है उसको दोबारा स्थापित करना। इस काल में राजनीति अपने कमज़ोर अवस्था में होती है। जब भी आप लोग देखेंगे किसी भी भूभाग में, तो अगर वहाँ की राजनीति अच्छी है तो वहाँ पर का धर्म प्रभावित होता है। अगर धर्म प्रभावित हो रहा है तो राजनीति भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जब धर्म ज़्यादा चरम अवस्था में है, धर्म की बातें ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पर वैदिक धर्म को दोबारा यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, तो राजनीति है जो कि यहाँ पर कमज़ोर स्तर पर आ चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। जब भी हम राजनीति को धर्म में बीच में लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ना एक चीज़ में नुकसान हमको देखने को मिलता है, जिसका कारण आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीति कमज़ोर हो चुकी है। राजनीति जब कमज़ोर हो चुकी है तो कल हमने देखा था कि विदेशी आक्रमण यहाँ पर हो रहे हैं। जब यहाँ के शासक मजबूत थे तो विदेशी आक्रमण नहीं हो रहे थे। अब यहाँ के शासक जो हैं वो धर्म की बातें कर रहे हैं, वैदिक धर्म को पुनर्जागृत कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी राजनीति है जो कि कमज़ोर पड़ चुकी है। इसलिए इस काल को अंधकार का युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है इस काल के बारे में। अब हम इनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनके स्रोत क्या हैं। स्रोतों की अगर हम बात करें तो धन देह का अयोध्या अभिलेख है और भरूत अभिलेख है और गरुड़ स्तंभ है। ये 3 अभिलेख हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। गरुड़ स्तंभ के बारे में हमने कल बात की थी, MP विदिशा में इसको स्थापित किया गया था। किसने किया था आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि कल की वीडियो में हमने देखा है। उसके बाद यहाँ पर साहित्य में अगर हम बात करें कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जो कि देखने को मिलते हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मालविकाग्निमित्रम के बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। महाभास जो कि पतंजलि की रचना है, मनुस्मृति, ये सभी जो हैं साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमको इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा विदेशी जो साहित्यकार हैं उनमें हेलियोडोरस है जो कि इस काल के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो ये तो थे जानकारी के स्रोत। अब हम देखते हैं एक एक करके इनके शासकों के बारे में। अगर हम शासकों के बारे में बात करें तो इस शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बाद सुज्येष्ठ आते हैं, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद वसुमित्र। इस प्रकार इनका कालक्रम चलता जाता है और अंतिम में आते हैं देवभूति। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रथम शासक कौन है शुंग वंश का, तो पुष्यमित्र शुंग हैं, और अंतिम शासक की अगर हम बात करेंगे तो देवभूति है। इनकी राजधानी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, पाटलिपुत्र, और दूसरा है विदिशा। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में है और विदिशा आपको MP में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। इस समय हिंद यवन का जो शासक है मिनांडर, वो भारत में आता है और पुष्यमित्र शुंग है जो कि इनको पराजित करते हैं। तो मिनांडर को पराजित करते हैं पुष्यमित्र शुंग,
और पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, और ये जो यज्ञ कराए थे वो पतंजलि ने कराए थे, पतंजलि ने कराए थे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पतंजलि है वो कौन है? पतंजलि हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, या फिर इनको हम कहेंगे गुरु इनके। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि किनके गुरु थे? तो ये थे शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। अब हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ये जो भरूच स्तूप है इसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो शासक है वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र एक योगी शासक था, इसकी 3 पत्नियां थीं, और 3 पत्नियों में से एक पत्नी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसका नाम है मालविका। ये इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम में आप लोग देख रहे हैं मालविका, मालविका तो होगी इसकी पत्नी और अग्निमित्र हो गया खुद। तो इन दोनों के नाम पर ही मालविका अग्निमित्रम नाटक है जो कि कालिदास ने रचना की है। इसमें दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो दोनों के प्रेम संबंध के बारे में कालिदास ने यहाँ पर रचना की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ के महत्वपूर्ण शासक हैं जो कि आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं, उतना इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। जानकारी तो है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप लोगों को देवभूति याद करना है, अंतिम शासक है देवभूति। और एक कण्व वंश का एक है वासुदेव। वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो कण्व वंश की स्थापना भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये वासुदेव ने की थी देवभूति को हराकर या फिर इसकी हत्या करके। तो इस प्रकार यहाँ पर शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हो जाती है और इसका संस्थापक है वासुदेव। 73 BC से 60 BC का समय है, लगभग 13 साल है जो कि ये वंश शासन करता है, जो कि एक बहुत ही कम है। जब इसका समय ही कम है तो इसके बारे में कौन सी ज़्यादा बातें होंगी जो कि हमको जाननी होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है भी नहीं और इन्होंने शासन भी कम किया था, इसलिए जानकारी मिलती भी नहीं है। इनके अन्य शासक में हम देखेंगे भूमिमित्र है, नारायण है और सुशर्मा। तो सुशर्मा आपसे पूछा जाता है और जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक है। तो कण्व वंश भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो सुशर्मा है 60 BC में क्या होता है, इस सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसने की? सिमुक ने की। सिमुक कौन है? सातवाहन वंश का है और इसने क्या कर दिया फिर? सातवाहन वंश की नींव रख दी। तो सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में बात। तो सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत में बढ़ता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक 300 साल तक ये शासन करने वाला वंश है। तो ये लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन है? तो वह है सातवाहन वंश। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये तो ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और इनकी जो राजभाषा है वो प्राकृत भाषा है और इनकी लिपि ब्राह्मी है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर मात्र तंत्रात्मक ढांचे के आभास हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मात्र जो तंत्रात्मक है वो बड़ा अच्छा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो शासक देखते हैं उनके नाम के आगे से उनकी माताओं का नाम लगा होता है। जैसे हम बात करेंगे सातकर्णी की अभी, तो सातकर्णी के पहले नाम जो लगा है वो गौतमी पुत्र लगा है। तो गौतमी के पुत्र हैं सातकर्णी और गौतमी क्या है? इनकी माता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं उनकी स्थिति, उनकी जो दशा है वो सुदृढ़ रही होगी। तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर बहुत अच्छी रही होगी सातवाहन वंश में, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है और ऐसा प्रमाण मिलता भी है। लेकिन पितृसत्तात्मक फिर भी ये वंश है। पितृसत्तात्मक तो है लेकिन मातृ तंत्रात्मक के यहाँ पर आभास हमको होता है, ऐसा प्रतीत होता है हमको। ठीक है, तो आप लोग इसकी जानकारी के स्रोत की बात करेंगे सातवाहन वंश के, तो नागनिका अभिलेख है एक और दूसरा है खारवेल का हादिकुंभा अभिलेख। ये 2 अभिलेख हैं जो कि पुरातात्विक स्रोत हैं। अगर हम साहित्य की बात करें तो वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये तो पुराण हैं जो कि साहित्य के बारे में बात करते हैं इनकी।
दूसरा है गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती एक यहाँ के साहित्यकार थे सातवाहन वंश के, जिनका नाम है हाल की रचना है गाथा सप्तसती। उसी प्रकार एक है गुणाढ्य की रचना है वृहत कथा। तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, दोनों को आप लोगों को याद करना है। गाथा सप्तसती हाल की रचना है और गुणाढ्य जो है वो गुणाढ्य की रचना है जो कि वृहत कथा है। और ये दोनों क्या है, सातवाहन वंश के साहित्यकार हैं, लेखक हैं। अब हम इनके शासकों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सिमुक जो है सबसे पहला यहाँ पर का शासक है। इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। 60 BC में इसने यहाँ पर स्थापना की थी, संस्थापक है ये इसका, ठीक है। सिमुक जो है वो संस्थापक है और इसने 60 BC में इसकी यहाँ पर स्थापना की थी। और इसने जो राजधानी है अपनी वो प्रतिष्ठान में बनाई थी। प्रतिष्ठान कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के किनारे। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश किस नदी घाटी के किनारे बसा था, तो ये गोदावरी नदी घाटी के किनारे। इस सिमुक के 2 पुत्र होते थे, एक का नाम है कृष्ण प्रथम और दूसरा है सातकर्णी प्रथम। कुछ समय तक कृष्ण प्रथम यहाँ पर शासन करते हैं, उसके बाद सातकर्णी प्रथम यहाँ पर शासन करते हैं। तो कृष्ण प्रथम के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन हम बात करेंगे सातकर्णी प्रथम की। तो सातकर्णी प्रथम है जो कि अगला शासक बनता है यहाँ पर सिमुक के बाद, और यही जो है सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक वो होता है जो कि चारों दिशाओं में काम करता है, राजनीति, सांस्कृतिक, सभ्यता, आर्थिक स्थिति और अगर हम बात करें सैन्य, ये सारे क्षेत्रों में जो काम करता है और जो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, वही होता है वास्तविक संस्थापक। तो सातकर्णी प्रथम है जो कि इनके वास्तविक संस्थापक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है। संस्थापक तो है सिमुक और वास्तविक संस्थापक है सातकर्णी प्रथम। इसकी जानकारी हमको कहाँ पर मिलती है, तो नागनिका अभिलेख में मिलती है। और नागनिका अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो सातकर्णी प्रथम है उसने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा भूमि दान की प्रथा जो है वो किसने शुरुआत की थी, तो सातवाहन वंश ने, और सातवाहन वंश में किसने, सातकर्णी प्रथम ने। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने भी 2 यज्ञ कराए थे, जिनमें 2 अश्वमेध यज्ञ थे और एक राजसूय यज्ञ था। इसके बाद इसके जो बाद का काल है, सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद जो काल है वो अंधकार का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शकों का आक्रमण हो जाता है। कल हमने देखा था शकों का आक्रमण किस प्रकार से होता है और फिर कुषाणों का आक्रमण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सातवाहन वंश में कोई भी योग्य शासक है जो कि नहीं दिखाई देता है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर शक जो हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक ये अपना शासन को स्थापित नहीं कर पाते हैं शक, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शासक आता है सातकर्णी द्वितीय, और यह सबसे योग्य शासक माना जाता है सातवाहन वंश का। आप लोग देख रहे हैं 23वां शासक है, यानी कि इससे पहले कितने शासक आ चुके हैं, इसीलिए वो योग्य नहीं थे और अंधकार का युग था। लेकिन अब सातकर्णी द्वितीय आ चुका है जो कि एक बलवान है, जो कि एक श्रेष्ठ शासक है, जो कि एक योग्य शासक है। अब इसके बारे में आप लोग ये देखना कि इनकी माता का नाम बलश्री गौतमी है। माता का नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो सातकर्णी द्वितीय है इनको गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी माता के नाम पर इनका नाम रखा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने क्या किया था, ये जो गौतमी माता है इनकी, इन्होंने अपने बेटे के साथ कुछ समय तक संयुक्त शासन किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने भी सातवाहन वंश में अपनी अहम भूमिका यहाँ पर दर्ज की है। ये जो गौतमी है इनकी उपाधि आप लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा तो राजश्री वधु इनकी उपाधि है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। सातवाहन वंश में ये जो सातकर्णी है, सातकर्णी द्वितीय है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में एक ये प्रचलित है कि इसके जो घोड़े हैं, इसकी जो सेना है वो तीनों समुद्र के पानी पिया करते थे। यानी कि अगर हम बात करें भारत के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण भारत,
तो दक्षिण भारत में यहाँ पर आंध्र है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये शासन करते हैं सातवाहन वंश। और आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। तो इस प्रकार से तीनों समुद्र हैं जो कि मिल रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये इनके जो घोड़े हैं वो अरब सागर में भी जा सकते थे, हिंद महासागर में भी, और बंगाल की खाड़ी में भी। इस प्रकार ये तीनों समुद्र को छूते थे इनकी सीमाएं, और इनका वर्चस्व इन तीनों सीमाओं में हुआ करता था, ऐसा हमको यहाँ पर प्रमाण मिलता है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सातकर्णी द्वितीय ने, इसने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद इसने बौद्धों को, जो बौद्ध हैं उनको ग्राम दान किया। कौन सा ग्राम दान किया? अजकालकीय ग्राम। अजकालकीय ग्राम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्धों को यहाँ पर दान किया था, और यहाँ से हमको ग्राम दान करने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो ग्राम दान की प्रथा अगर हम बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? सातकर्णी द्वितीय। अगर हम भूमि दान की बात करेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सातकर्णी प्रथम है जो कि भूमि दान की प्रथा का आरंभ करता है, और सातकर्णी द्वितीय है जो कि ग्राम दान की। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद पुलमावी आता है। पुलमावी यहाँ पर एक शासक है जो कि आता है, और ये जो शक शासक है रुद्रदामन, उससे युद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी यहाँ पर हार होती है। एक मिनट, हार शकों की हार होती है यहाँ पर। ठीक है, किनकी हार होगी? शकों की हार होगी। और यहाँ पर पुलमावी से एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इनकी मुद्राओं में 2 पतवारों वाली नाव का वर्णन मिलता है। 2 पतवारों वाली नाव का वर्णन भी पुलमावी से मिलता है। एक फैक्ट है जो कि आप लोग, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, वो यही कि इसमें जो शक है वो जीते थे फिर, या फिर रुद्रदामन जीता था, क्योंकि मैं गलत फैक्ट आप लोगों को नहीं बता सकता। थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ कि रुद्रदामन इसमें जीते थे या फिर शक जीते थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें रुद्रदामन की हार हुई थी। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना यार। और ठीक है, उसके बाद पुलमावी के बाद यहाँ पर यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं जो कि अंतिम योग्य शासक हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बाद शासक नहीं आए, इनके बाद और भी शासक थे, लेकिन योग्य शासक की हम बात करेंगे तो यज्ञश्री सातकर्णी हैं जो कि सातवाहन वंश का अंतिम योग्य शासक था। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही शकों को पूर्ण रूप से पराजित किया था। तो शकों को पूर्ण रूप से किसने पराजित किया था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यज्ञश्री सातकर्णी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार है जो कि हम लोगों ने सातवाहन वंश को पढ़ा। कुछ और भी तथ्य हैं जो कि हम देख लेते हैं सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश के जो राजा हैं इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे इनको दक्षिणापथ पति कहा जाता है, दक्षिणापथ स्वामी भी कहा जाता है इनको। तो आप लोगों से ये उपाधि अगर पूछी जाएगी तो सातवाहन वंश आप लोगों का आंसर होना चाहिए। उसके अलावा जो ये सातवाहन वंश हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ मुद्राएं का इन लोगों ने प्रचलन यहाँ पर किया था, जिनमें तांबे की, चांदी की और शीशे की मुद्राएं थी। लेकिन जो ये शीशे की मुद्रा हैं वो सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने प्रचलित की थी, चलाई थी। और ये जो शीशा है वो कहाँ से आयात किया जाता था? ये रोम से आयात किया जाता था। हम लोगों ने देखा था ना कि रोम से व्यापार होता था दोस्तों, तो वही रोम है जहाँ पर हम लोगों ने कल सिल्क रोड देखा था, रेशम मार्ग हम लोगों ने देखा था। तो वहीं से शीशे का आयात यहाँ पर किया जाता है और उस शीशे से यहाँ पर मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो सर्वाधिक शीशे कहाँ पर मिलते हैं, शीशे की मुद्राएं? तो सातवाहन वंश में मिलती हैं। ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। उसके अलावा स्थापत्य कला से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सातवाहन वंश के समय में यहाँ पर कला का भी विकास होता है और कला में अजंता और एलोरा की गुफाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद यहाँ पर अमरावती कला का भी विकास होता है। हम लोगों ने कल देखा था कि गांधार कला और मथुरा कला का विकास होता है कुषाण काल में, लेकिन अगर हम बात करेंगे अमरावती कला का तो ये कला का विकास जो होता है वो होता है
सातवाहन वंश में। ये अमरावती वही अमरावती है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित एक शहर है। वहाँ पर ये कला का विकास हुआ था, इसलिए इसको अमरावती कला के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कला है वो भारत की विशुद्ध रूप से भारतीय कला है, यानी कि ये भारत की कला है, इसमें विदेशियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमारा मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके आगे को चलना। ठीक है, तो तब तक बने रहिए। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण भारत के इतिहास के आप लोगों के लिए टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।